सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम उससे स्टार्ट करेंगे। जो जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, पहले हम उसका चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। एंड मतलब ऑफ कोर्स किसी चीज़ का ख़त्म होना, और बाइपोलैरिटी, बाय मीन्स टू, और पोलैरिटी मतलब टू पोल्स, लाइक टू डिफरेंट पोल्स। यहाँ पे जो दो पोल्स की बात हो रही है वो यूएस एंड यूएसएसआर की बात हो रही है। मैं पहले आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। बाइपोलैरिटी, इसमें हम दो पोल्स की बात करेंगे, विच इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए जो था वो एक फॉलो करता था दो अपनी आइडियोलॉजीज, जो कि थी कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। वही जो यूएसएसआर था, ये भी दो आइडियोलॉजीज फॉलो करता था, विच इज़ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। यूएसए जो था वो बिलीव करता था प्राइवेट ओनरशिप में, और यूएसएसआर जो था वो बिलीव करता था इक्वालिटी में, कि सबको इक्वल मिलना चाहिए। सोशलिज्म है तो सोशलिज्म का मतलब ही वेलफेयर फॉर ऑल होता है, या वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये है बेसिक एक स्ट्रक्चर जो कि तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी था। और एक मिलिट्री अलाइंस का भी नाम देख लो, जो फर्स्ट चैप्टर था कोल्ड वॉर एरा, उसमें बताया गया हुआ है। यूएसए का मिलिट्री अलाइंस था वो था हमारा नाटो, जो कि 1949 में फॉर्म हुआ था। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मिलिट्री अलाइंस था वो है वार्सो पैक्ट। 1955 में बना था ये। इसका मेन काम क्या था? टू काउंटर दी फोर्सेस, टू काउंट मेन एम टू फोर्सेस ऑफ नाटो। मतलब मेन काम था इस पे, मेन काम था वार्सो पैक्ट का, और नाटो पे ध्यान रखना कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या है वो सब। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाइपोलैरिटी, टू पोल्स, जिसमें हम यूएसए और यूएसएसआर की बात कर रहे हैं। यूएसए दो आइडियोलॉजीज फॉलो करता है, कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट ओनरशिप, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल, और बेसिकली यूएसए बिलीव करता है इक्वालिटी में। तो जो यूएसए है उसका मिलिट्री अलायंस था नाटो, 1949 में बना था, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस है वार्सो पैक्ट, जो कि 1955 में बना था, और इसका मेन काम था टू काउंटर द फोर्सेस ऑफ नाटो। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा। अब आगे हम इस पे आते हैं बर्लिन वॉल पे। बर्लिन वॉल जो है वो सिंबलाइज करती है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का डिवीजन। ये रही बर्लिन वॉल, ये रही। ठीक है, 1961 में बिल्ट हुई थी, और सेपरेट करती है वो ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। ठीक है, और ये जो था मतलब यहाँ पे लोग तोड़ रहे हैं क्योंकि हम उनको नहीं चाहिए सेपरेशन। तो बेसिकली 9 नवंबर 1989 को लोगों ने तोड़ दी आफ्टर 28 ईयर्स, और ये 150 किलोमीटर लॉन्ग थी। ये जो इसके शॉर्ट पॉइंट से मैं मार्क कर देती हूँ क्योंकि कभी कभार इसके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, वेस्ट बर्लिन ईस्ट बर्लिन को अलग करती है 28 ईयर्स के लिए, और पीपल ने तोड़ी थी 9 नवंबर 1989 में।
ठीक है, बस इसमें इतना याद कर लो, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है याद। अब हम आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं रशिया की। तो रिपब्लिक्स ऑफ रशिया, रिपब्लिक्स, ठीक है। तो पहला है हमारा रशिया, जो कि सबसे बड़ा ऑफ कोर्स है, जो कि यूएसएसआर है, ठीक है। अब हम ये जो हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे हैं रिपब्लिक्स, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक रिपब्लिक है, ठीक है। जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक रिपब्लिक है। और बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये भी रिपब्लिक्स हैं, बट इन तीनों को हम बाल्टिक रिपब्लिक्स बोलते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं हमारे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। और ये रशिया जो है वो क्या है, नहीं, रिपब्लिक, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, थर्ड ईस्ट यूरोपियन, तो सोवियत सिस्टम क्या है। तो यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 1917 के बाद आया था, और ये सोशलिज्म के आइडियाज़ पे बेस्ड है। और ये सोशलिज्म के आइडियाज़ को फॉलो करता है। इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए इसको, ठीक है। और इसने प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा करा था, अटेम्प्ट था ये ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सोशलिज्म को फॉलो करता था और कम्युनलिज्म को फॉलो करता था। तो ये अगेंस्ट था प्राइवेट ओनरशिप के लिए। इसका भरोसा था कि भाई सब स्टेट के हाथ में होना चाहिए, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इन डूइंग, इसलिए जो सोवियत यूनियन का अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के ही अराउंड, सेंटर अराउंड थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी अपोजिशन अलाउड था ही नहीं। और इकोनॉमी भी थी जो थी सोवियत यूनियन की, वो प्लान्ड भी स्टेट करती थी और कंट्रोल भी स्टेट करती थी, ठीक है। इसमें मेन चीज़ यही है। अगर हम आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकेंड और इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं इस कंट्री के, वो यूएसएसआर के, किस कंट्री के, सोवियत के। इसको सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते हैं या तो सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते थे। और इसका मिलिट्री लाइन मैंने ऊपर आपको बताया था, वार्सो पैक्ट है। अगर हम अब ये फीचर्स की बात करें या फिर हम बात करें इकोनॉमी कैसी थी यूएसएसआर की, तो सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत इकोनॉमी जो थी वो मोर डेवलप देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर ईयर। बाकी वर्ल्ड से बहुत अच्छी डेवलप थी, बट आफ्टर द यूएस ही वाज द फर्स्ट वन विच इज़ मोर डेवलप्ड, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील एंड मशीनरी प्रोडक्शन। और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो कनेक्टेड टू रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसीज। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री जो कि पिन से कार्स तक सब प्रोड्यूस करते थे। जो सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन, जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज थी बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स भी प्रोवाइड करती थी। कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, मतलब सब एम्प्लॉयड थे वहाँ पे बेसिकली। और जो एसेट्स था वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय दी सोवियत स्टेट मतलब यहाँ पे कौन आ गया, गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो थे वो भाई बहुत अच्छे फीचर्स थे किसके, अपने सोवियत यूनियन के। अब किसी में अच्छाइयाँ होती है तो किसी में कमियां भी तो होती है ना, तो हम कमियों की बात करते हैं।
जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक था और अथॉरिटेरियन था, जिससे कि लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही थी। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टी सिस्टम था सोवियत यूनियन का। कम्युनिस्ट पार्टी जो कि थी वो बहुत अनअकाउंटेबल थी पीपल के लिए, और जो बहुत टाइट कंट्रोल था उनका इंस्टीट्यूशंस पे। इंस्टीट्यूशंस मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनका एक ही सिस्टम फॉलो करते थे, तो बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल था। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ऑन। आगे चलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पैसा जो था ना रशिया का या फिर सोवियत यूनियन का, वो उसने कहाँ आर्म्स रेस पे खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पास पैसा ही नहीं बचा टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए, जिससे कि वो लैग हो गए, पीछे हो गए टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा डोमेन है कंट्री का कि अगर तुम वो भी डेवलप्ड, मतलब बहुत नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, पावर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फुलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन्स। ऑफ कोर्स अनअकाउंटेबल है तो जो फिर यह रहा सा, तो वैसे ही वो था जो सोवियत इन्वेजन था अफगानिस्तान में 1979 में, वीकेंड द सिस्टम मोर फर्दर और थ्रू वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली फ्रॉम increased every year and the Soviet Union was flattering in the late 1970s, stagnant। ठीक है, फूड इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि शॉर्टेज हो गया कंज्यूमर्स का, और इसकी वजह से 1970s में स्टैगनेंट हो गई सोवियत यूनियन की इकनॉमी। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या फीचर्स हैं अपने हमारे सोवियत यूनियन के और क्या हमारे फॉल्ट्स हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ। फिर हम अपनी बुक पे चलेंगे। तो गोर्बाचेव कौन है? गोर्बाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। गोर्बाचेव कौन है? जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1985 में बने थे। ये तो भैया आते ही बौखला गए। इनका तो ये था कि हम आए हैं और रशिया में हम रिफॉर्म्स करेंगे। तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से फर्दर डिसइंटीग्रेशन होता है। इन्हीं की वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। तो पहले हम पॉलिसीज़ देख लेते हैं जो कि ये लाए थे। 2 पॉलिसीज़ लाए थे ये। पहली दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ग्लासनोस्ट और दूसरी है पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब कि हम रशिया में ओपननेस लाएंगे प्लस हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, मतलब हम रिफॉर्म्स लाएंगे। तो क्या मतलब मेन मोटिव क्या था इनका गोर्बाचेव का कि एक तो रिफॉर्म्स लाएंगे पहला, और दूसरा कि बराबरी करेंगे यूएसए से, कि मतलब जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ना हम भी वैसे ही आगे बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन में भी टेक्नोलॉजी में भी ऐसे हम रेवोल्यूशंस लाएंगे। ठीक है, जिससे हम यूएसए से आगे बढ़ जाएं। तो उन्होंने मेजरली 2 रिफॉर्म्स लाए थे। अगर मेन हम रिफॉर्म्स की बात करें तो पहला था हमारा टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद दी वेस्ट। टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद दी वेस्ट, मतलब वेस्ट मतलब यूएसए के साथ हम अपना रिलेशंस ठीक कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा है डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म दी सोवियत यूनियन, मतलब डेमोक्रेसी लेके आएंगे और रिफॉर्म मतलब चेंजेस करेंगे सोवियत यूनियन में।
ठीक है, जो कि यूएसएसआर के आइडियोलॉजी के बिल्कुल ही अलग है। तो जो इफ़ेक्ट था पॉलिसीज़ का बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, कि पता नहीं था कि ये आ जाएगा। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो मैंने पढ़ाई थी, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया अगेंस्ट द ओन गवर्नमेंट। मतलब गॉर्बाचेव के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, भाई क्या है क्या नहीं है। तो गॉर्बाचेव ने कुछ नहीं बोला, तुम्हें जो करना है कर लो। गॉर्बाचेव बोला कर लो जो तुम्हें जो करना है, मैं इंटरवेन नहीं कर रहा। तो अब इंटरवेन तो करा नहीं, इसके चक्कर में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कोलैप्स होती गई। विद इन, अगर हम बात करें तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो लीडर्स थे वो ही अगेंस्ट थे गॉर्बाचेव के, कि वो क्या कर रहा है भाई। तो इस चक्कर में जो अपोज थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो अंडर जो लीडर्स थे, जो कि अब अपोज थे गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे, उन्होंने क्या करा, एक कूप फॉर्म करा 1991 में, ठीक है, जिसमें एंकरेज उस क्या बोला उस कूप में 1991 में, कि लोगों ने बोला कि भाई हमने फ्रीडम बहुत टेस्ट कर ली, हमें नहीं चाहिए फ्रीडम भाई, हमें तो एक कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं चाहिए। हमें जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, जो भी स्टाइल था कि कैसे फॉलो कर रहा था, कि ये करना है वो करना है, एक पार्टी होनी चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे आया बोरिस येल्सिन, अमर्ज एज अ हीरो। बोरिस येल्सिन कौन थे, अब ये एक पॉपुलर इलेक्शन जो था रशिया में वो जीते थे वो, तो ठीक है। तो वो बोरिस येल्सिन आए, उन्होंने बोला कि भाई हम डेमोक्रेसी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत एक डेमोक्रेसी का नारा लेके आए, लोगों को गाइड करा डेमोक्रेसी के लिए। तो दो इफ़ेक्ट्स आए अगर हम इसके देखा जाए तो। जो यूरोपियन स्टेट्स थी, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने बोला कि भाई हम तो अपने आप को सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं, हमें किसी के अंडर नहीं आना, हमें किसी का कुछ नहीं आना, हम अलग हैं, हम अपने आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो थी, उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए और हमें सोवियत यूनियन के साथ ही रहना है, ठीक है। तो भाई सबके अपने अपने डिसीजंस। तो दिसंबर 1991 में, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बोरिस येल्सिन के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या बोला कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो यूएसएसआर है वो डिसबैंडेड हो गया, अलग हो गया, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी। तो बोरिस येल्सिन के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई यूएसएसआर क्या हो गया, डिसबैंड हो गया, अलग हो गया, टूट गया। तो उसके ऑफकोर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस देख लो पहले, मैं नाम लिखती थी किसके अंदर हुआ था ये, कि इन्होंने क्या जीता था, वन पॉपुलर रशियन इलेक्शन, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वॉज बैंड, ठीक है। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या था, कैपिटलिज्म और क्या होगा, डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड। अभी मैं तुमको बुक में भी मार्क करा दूंगी। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS फॉर्म हो गया था, ठीक है। अभी तक इतना हम पहले बुक में देखते हैं। गॉर्बाचेव जो कि जनरल सेक्रेटरी था, सिक्योरिटी क्यों आ रहा है मेरे को,
सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन 1985 में वो बना था। इसको रिफॉर्म लाने थे सिस्टम्स में। अ ब्रीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रेजोल्यूट टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट, मतलब जो वेस्ट में हो रहा है उस पर नज़र रखने के लिए, बराबरी करने के लिए इसको रिफॉर्म्स लाने थे। इनके क्या रिफॉर्म्स थे कि गॉर्बेचोव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट पहला, और डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, यहाँ से यहाँ तक सेकंड था, ठीक है, जिसके ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट्स हुए। जो पीपल थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कि सोवियत ब्लॉक का पार्ट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट और सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट। अनलाइक दिस गॉर्बेचोव ने, मैंने बताया था, इंटरवेन नहीं करा जो भी हो रहा था, और कम्युनिस्ट रिजेम्स क्या थी, कोलैप्स होने लगी एक के बाद एक। ये जो डेवलप मैंने बताया था 1991 में, जो कि पार्टी हेडलाइनर्स, जो कि अपोज पार्टी हेडलाइनर्स कौन थे, जो कि अपोज थे लीडर्स जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे और हु आर अपोज्ड ऑफ गॉर्बेचोव। दीज पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। इनको ओल्ड टाइप का रूल नहीं चाहिए था कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। तो बोरिस येल्सिन आए और द रशियन पॉपुलर इलेक्शन इन्होंने जीता था। एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन सोवियत यूनियन फेडरेशन। दिसंबर 1991 में येल्सिन की लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने 3 मेजर रिपब्लिक्स यूएसएसआर के डिक्लेयर कर दिया कि जो यूएसएसआर है वो डिसबैंड हो चुका है। और जो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे, सोवियत पार्टी बैन हो गई पहला, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज अ बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक सेकेंड, एंड third, the declaration on the disintegration of the USSR, that the formation of CIS. थर्ड, रशिया को अब सक्सेसर बना दिया था स्टेट का, सोवियत यूनियन का, ठीक है। जो इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सीट मिल गई थी। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया ने सारी जो ट्रीटीज़ थी और जो भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी सोवियत यूनियन के, सब एक्सेप्ट कर लिया था। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space, carried out some nuclear disarmament measures with the US was dead and buried, ठीक है। मैं एक बार वो देखती हूँ कि कहाँ लिखा है पॉलिसीज। चलो कोई, वो मैंने तुम्हें ये बता दिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ऑपरेशन और रिस्ट्रक्चरिंग। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो सोवियत यूनियन है डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। तो सबसे पहला रीज़न है कि जो इंटरनल वीकनेस है सोवियत यूनियन की, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वो फेल्ड हो गए मीट करने के लिए एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया सिस्टम का। ऑफ कोर्स लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमारे लिए वो करेगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। सेकंड, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई सोवियत यूनियन की। क्यों? क्योंकि वो अपने ज़्यादातर जो अपने पैसे थे, जो भी अपने रिसोर्सेज थे, वो अपने न्यूक्लियर पे ज़्यादा वो खर्च कर रहे थे। न्यूक्लियर पे वो अपने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया, ठीक है। सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने अपना पैसा लगा दिया, जिससे कि इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो गई, और इस चक्कर में उससे वो उठ ही नहीं पाए, बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप अप विद। और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे यूएसएसआर के, उनको पता लग गया था कि भाई वेस्ट ज़्यादा एडवांस्ड है इकोनॉमिकली या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, कुछ भी लगा लो, वेस्ट जो है वो ज़्यादा एडवांस है अपने यूएसएसआर से। उनको ये लगता था कि यूएसएसआर वाले बोलते रहते थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ये है वो है, बट उनको पता लग गया कि हाँ भाई वेस्ट ज़्यादा मोर डेवलप्ड है, जिससे कि उनको साइकोलॉजिकल शॉक हो गया।
थर्डली जो सोवियत यूनियन है वो स्टैग्नेंट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी 70 सालों से, लेकिन कभी भी वो अकाउंटेबल नहीं थी अपने लोगों के लिए। ठीक है, करप्शन बहुत था। ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम, अपनी गलतियों पे मतलब वो खरे नहीं उतरते थे, मतलब अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते थे। अनविलिंग टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट, सेंट्रलाइजेशन जो था अथॉरिटी का वो बहुत ज़्यादा था। लाइक जो इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये जब जो थे वो मतलब अलग अलग ना काम करके बस कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो हैंडल कर रही थी। ठीक है, जिससे कि इंक्रीज लोस्ट पॉपुलर बैकिंग। अब गॉर्बाचेव की वजह से भाई क्यों बोला जाता है कि मतलब क्या हुआ गॉर्बाचेव कि ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स की वजह से ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, बट गॉर्बाचेव की भी मतलब दो उसको बांटा हुआ था गॉर्बाचेव को, कि गॉर्बाचेव के कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो, जिसकी वजह थोड़ा तेज़ तेज़ काम करो, जिससे मच फास्टर वर डिसअपॉइंट इम्पेशेंट विद दिस मैथड, इम्पेशेंट हो रहे थे लोग। और दूसरी जगह लोग बोल रहे थे कि जो वो बहुत अपोजिट थे, कि वो बोल रहे थे कि तुम ऑलरेडी बहुत तेज़ काम कर रहे हो। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु सर्व बाय द सिस्टम टुक एग्जैक्टली द व्यू। उसकी तो इसलिए गॉर्बाचेव को लग रहा था कि इस टग ऑफ वॉर के चक्कर में गॉर्बाचेव का सपोर्ट जो था वो कम हो गया और पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गया। अब ये सबसे मेजर रीज़न है फॉर द डिसइंटीग्रेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेंटी, मतलब इंडिपेंडेंस की फीलिंग आ गई भाई वेरियस रिपब्लिक्स में, जैसे रशिया में आ गया, बाल्टिक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और अदर, जो कि इन्होंने बोला कि भाई हमें सॉवरेन होना है, हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, हमें अलग होना है। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न था डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। ठीक है, तो गॉर्बाचेव ने जो प्रोमिस करे थे कि रिफॉर्म करेगा इकनॉमी, कैचअप करेगा वेस्ट के साथ और लूज़ करेगा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कुछ भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, कि कुछ को लग रहा है कि बहुत तेज़ चल रहा है और कुछ को लग रहा था बहुत धीरे चल रहा है इस सिस्टम में। लेकिन आयरॉनिकली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर काफ़ी को लगा कि जो नेशनलिस्ट अनरेस्ट है वो ज़्यादा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत थे और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी वहाँ पे बहुत थी। तो उनको लगा था कि जो अनरेस्ट है ना ज़्यादा नेशनलिज्म का, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ज़्यादा होगा। बट ऑफ कोर्स उल्टा हुआ, जो नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन थी विद इन द सोवियत यूनियन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूरोपियन स्टेट में और अदर पार्ट में, जैसे कि बाल्टिक एरिया, जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, यहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। क्या था कि एक तो इंटरनल वीकनेसेस थी, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, वो एस्पिरेशंस जो थे, जो कि लोगों का वो था कि उस पर मिल नहीं पा रहे थे। दूसरा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कि अपना सारा पैसा जो था वो न्यूक्लियर पे या फिर सैटेलाइट्स पे खर्च कर रहे थे। तीसरा ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अवेयर हो गए कि भाई वेस्ट ज़्यादा एडवांस है हमसे। चौथा, जो कम्युनिस्ट पार्टी है 70 साल से रूल कर रही थी लेकिन अकाउंटेबल नहीं हुई। पांचवा, करप्शन था, सिस्टम जो था अपनी गलतियों पे खरा मतलब ठीक नहीं करता था अपनी गलतियों को। और फिर ये गॉर्बाचेव के ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स की वजह से, जिसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे थे कि एक बहुत तेज़ हो रहा है, एक बहुत धीरे हो रहे हो, फिर जिसकी वजह से गॉर्बाचेव लॉस्ट हो गया, इसको सपोर्ट नहीं मिला। और इनके जो प्रॉमिस कर रहे थे, क्या प्रॉमिस कर रहा था, रिफॉर्म लाएगा इकनॉमी में, कैचअप करेगा वैसे के साथ, तो लूज़ करेगा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो नहीं हो पाया। फिर फिफ्थ यहाँ सिक्स आएगा, जो ऐसा नेशनलिज्म का डिज़ायर था सॉवरेनिटी का, उसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन हुआ। और लास्ट कि उनको लग रहा था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ज़्यादा होगा, बट कहाँ पे हुआ, यूरोपियन और उसमें
बाल्टिक्स में और रिपब्लिक्स में ज़्यादा हो। ठीक है। तो हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन पे। तो सबसे पहला है कि जो हमारे दिमाग में ये हो रहा था कि सोशलिस्ट सिस्टम हार जाएगा या फिर उसी कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो वो एक इशू जो था वो हमारे मन में नहीं रहा। सो socialist system, it meant the end of Cold War confrontations. The ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. पॉसिबल न्यू पीस। दूसरा था, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स था वो चेंज हो गया था। ठीक है। और जो एंड था कोल्ड वॉर का मेनली दो पॉसिबिलिटीज़ में आया था कि जो बची हुई सुपर पावर है वो डोमिनेट करेगी और क्रिएट करेगी यूनिपोलर सिस्टम, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ बनेंगी और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होगी जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द, या फिर मल्टीपोलर सिस्टम आएगा। या तो यूनिपोलर आएगा कि एक सुपर पावर जीत के अपना भाई डोमिनेट करेगी, या फिर मल्टीपोलर सिस्टम। पर क्या हुआ, यूएस ने सोल पावर बन गई और उसने डोमिनेट करा। ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ फंड बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स इन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने लोन प्रोवाइड्स करे थे फॉर द ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म। थर्ड, जो सोवियत ब्लॉक था मेंट द इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। ऑफ कोर्स एंड हो गया तो नई कंट्रीज तो बनेगी। सम ऑफ दैट जैसे कि बाल्टिक और जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स था उनको यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना था और नाटो मतलब यूएस का पार्ट बनना था। और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, और उन्होंने अपने जो टाइज़ थे वो रशिया के साथ भी क्लोज रखे और अपने जो वेस्ट के साथ भी उन्होंने टाइज़ बना लिए, यूएस चाइना वगैरह के साथ भी। बस। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन थी वो ख़त्म हो गया, इशू नहीं रहा। सेकंड कि कौन सी पावर डोमिनेट करेगी और या फिर मल्टीपोलर सिस्टम बनेगा ये। थर्ड, जो इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने उनको एडवाइस दी बिकेम क्योंकि उन्होंने हेल्प करी थी, लोन्स प्रोवाइड करे थे। फोर्थ, जो सोवियत ब्लॉक था नई कंट्रीज है क्योंकि जो बाल्टिक थी या कुछ और थी वो ज्वाइन करना चाहती थी यूरोपियन यूनियन और पार्ट बनना चाहती थी नाटो का। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी उन्होंने एडवांटेज लिया जियोग्राफिकल लोकेशन का और अपने क्लोज टाइज जो थे वो रशिया के साथ मेंटेन करे और एक्सपैंड भी कर दिया उन्होंने अपने टाइज विद द यूएस चाइना और अदर कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लेट्स, इसके बाद जो टॉपिक है शॉर्ट थेरेपी वाला वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो अब तक यहाँ तक अच्छे से करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू। बाय।